हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 के सक्सेस को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, मगर इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। अब इसरो की नज़रें चांद पर नहीं बल्कि सूरज पर हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस मिशन के बारे में बताता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो कि स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। लेकिन जिस तरह चंद्रयान चांद पर लैंड करा था उस तरह आदित्य L1 सूरज में लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज को नोटिस करेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट धरती के ज़्यादा पास होगा। इस मिशन के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लग्रांज पॉइंट L1 के एक ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लगभग 4 महीने लगेंगे और जब भी ये वहां पहुंच जाएगा तो ये 5 साल वहीं रहकर सूरज के बिहेवियर को नोटिस करेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लग्रांज पॉइंट क्या होता है। लग्रांज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां दो सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट हो जाता है। अगर हम यहाँ सूरज और धरती को कंसीडर करते हैं तो हमें 5 लग्रांज पॉइंट मिलेंगे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इन पॉइंट्स का ये फ़ायदा होता है कि हमें स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो खुद फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेगा, जिससे हमारा फ्यूल भी बचेगा। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन। जो भी चीज़ हम लग्रांज L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कॉन्टिन्यूसली ऐसी पोजीशन में रहेगी जहां से वो पृथ्वी और सन दोनों को एक साथ ऑब्जर्व कर पाएगी और कभी भी एक दूसरे की शैडो में सूरज और पृथ्वी छुपेंगे नहीं। इसलिए लग्रांज पॉइंट इतने ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए आदित्य L1 को L1 पोजीशन में भेजा जाएगा और यहीं से इसका नाम भी पड़ा, आदित्य L1। इससे पहले भी बाकी स्पेस एजेंसी ने जो सोलर ऑब्जर्वेशन भेजी है उन्हें भी L1 पोजीशन में प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में सोहो। ये जॉइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 एंड L2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग्रांज पॉइंट है क्योंकि वो धरती के सबसे ज़्यादा क्लोज है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। आदित्य L1 पर वापस आए तो वो सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, लेकिन ये समझने से पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। सन इसका डायमीटर करीब 109 गुना ज़्यादा बड़ा है धरती के डायमीटर से। वजन में 3,33,000 गुना ज़्यादा भारी अर्थ के मुकाबले में। एक सूरज में लगभग 1.3 मिलियन अर्थ फिट हो सकते हैं। जैसे अर्थ में अलग अलग लेयर होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, उसी तरह सन में भी अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे पहले सूरज में भी एक कोर मौजूद है। इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है, जो कि हमें पृथ्वी पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्रीज तक जा सकता है। इसके जस्ट बाहर है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कन्वेक्टिव जोन, अप्रॉक्स 30% सन का रेडिएशन। यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के जरिए होती है, इसलिए इसका नाम कन्वेक्टिव जोन पड़ा। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे हमने नाम दिया फोटोस्फीयर। इसे हम कहते तो सरफेस है, लेकिन एक्चुअल में सन का कोई सरफेस नहीं होता क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेज और प्लाज्मा प्रेजेंट है, इसलिए इसे लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ तापमान काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहाँ तापमान बढ़ने लगता है 6000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक। फिर एक पतली सी लेयर है ट्रांजिशन लेयर के नाम से। फिर आती है सन की आउटर मोस्ट लेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है। इस वाले कोरोना का उस वाले कोरोना वायरस से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म प्लाज्मा होता है, 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। अब आपके मन में ये बात होगी कि ऐसा क्या होता है सन में कि अंदर से वो इतना गर्म, फिर थोड़ा कोल्ड और फिर आउटर मोस्ट लेयर इतनी गर्म। ये सवाल अभी एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए, लेकिन क्या पता आदित्य L1 इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दे। साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं इसके पीछे, लेकिन कोई भी श्योरली कुछ नहीं बता सकता। आदित्य L1 को सन की ऊपर की 3 लेयर को स्टडी करना है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। लेकिन ये चीज़ सूरज से लाखों किलोमीटर दूर से कैसे की जाएगी। आदित्य L1 में लगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन क्या क्या चीज़ें बाहर निकालती है। सबसे पहले हीट और लाइट, ये तो हम सबको पता ही है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं, जैसे यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली बहुत बड़ा बहाव है चार्ज, पार्टिकल और प्रोटॉन्स का। सोलर विंड्स के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होने से हमें नॉर्दर्न लाइट देखने मिलती है। हाँ, ये वही सुंदर सी रोशनी है जो कि हमें स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड जैसे देशों में देखने मिलती है। और इसके अलावा सूरज से निकलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, CMEs। ये सोलर विंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का बर्स्ट होता है। फिर निकलता है सूरज से कभी कभार सोलर फ्लेयर्स, जो कि लाइट और एनर्जी का इंटेंस फ्लैशेस होते हैं। अब इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 में लगे हैं 7 इंस्ट्रूमेंट। पहला विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, जो कि कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और फोर्थ हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, ये दोनों सूरज से निकले एक्सरेज को स्टडी करेंगे। फिफ्थ सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और 6 प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी में मैग्नेटोमीटर, जिसका काम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। बस अब ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा। और अगर आप इंडिया से हैं तो जय हिंद जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।